कि मतलब आप अगर के आपको लगे कि यार इतना अच्छा लड़का तुमको मिलने से रहा आज की दुनिया में, हम भी लड़का है, हमको भी पता है, और मेरी बहन को ही नसीब हुआ है। तो अगर ईगो से होकर के बाहर होकर के आप सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई लॉटरी लग गया मेरी बहन का तो, सबसे पहले हम ही जाके शादी कराएंगे इसका, है ना? जो सपोर्ट लगेगा, जो ये लगेगा, हम तो इसके पॉजिटिव साइड में खड़ा होंगे। तो ये हुआ विचार की बात। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बहन को देखते हो अपना एसेट की तरह, है ना? कि कैसे जो है इसको कोई कैसे किसी को पसंद कर अरे कोई लड़का तुम्हारी बहन को पसंद नहीं किया, बहन भी पसंद की है उस लड़के को, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई लड़का ही जो है ना उसको बेवकूफ बना दिया, फंसा लिया। लोग यही ना बोलते हैं फंसा लिया है। तो भाई फंसाता थोड़ी ना कोई किसी को, चूहा है क्या? है? पनीर का टुकड़ा डाल देगा, फंसा देगा कोई? लड़के की माँ भी जो यही बोलती है कि लड़की जो इसको फंसा ली है। तो कोई फंसता वसता नहीं है, आदमी का कंसस डिसीजन है कि भाई किसको किसके साथ रहना। तो जब बहन आड़े आ जाती है कि ये मेरा भाई को फंसा ली है, कभी नहीं कहीं की, इस तरीके की चीजें करती है, तो क्या हो रहा है कि एक मोरालिटी के लाइन को एक क्रॉस कर रही है, ठीक है? राइट और रॉन्ग के लाइन को वो क्रॉस कर रही है, वो पूरा जोर लगा दी है किसी भी तरीके से कि नहीं, ये लड़की को तो जो है ना हम अपना भाई का पत्नी नहीं बनने देंगे, हमको ये लड़की पसंद है। उसका सिर्फ एकमात्र रीजन यही है कि हमको ये लड़की पसंद नहीं है। तो अब किसको क्या पसंद नहीं है उस पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा कि किसको किसके साथ जीवन बिताना है। भाई जिसको जीवन बिताना है उसको पसंद है ना, तुमको नहीं ना बिताना है। तुम शादी करके जाओगे किसी और के साथ, है ना? कितना दिन तुम भाई रहेगा अपनी पत्नी के साथ, उसको जिससे मन है करेगा शादी, तुमको जिससे मन है करो शादी, ठीक है? तो ये जो मोरालिटी वाली चीज है कि कब तक सही है किसी को रोकना, प्रोटेक्ट करना, तब तक जब आप उसके राइट्स का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी मोरालिटी के लाइन के बारे में हमने पढ़ा था। अब भाई बहन है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है, एकदम मतलब क्या बोलेंगे, एकदम बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अब क्या हो गया, मोरालिटी को लाइन को पार कर दिया, आप सोच रहा है कि घर से दोनों भाग जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं जाके विदेश में रह के, घर में किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये चीजें हो गई, क्या हो गया, मोरालिटी का एक लाइन क्रॉस हो गया। तो मोरालिटी का लाइन जब क्रॉस करता है कोई चीज तो उसको रॉन्ग कहते हैं, और उसके नीचे जब कोई चीज रहती है एक लेवल तक तो उसको राइट कहते हैं, ठीक है? अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स और ये सब चीजें क्या, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये वही प्रेम है, ठीक है? वही बंधन है, वही सब चीज है, लेकिन लाइन क्रॉस करने के बाद। तो लाइन क्रॉस करने के बाद क्या होता है, बुरा हो जाता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि ये क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। इसमें क्या हो रहा था, ओडिपस नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपने पिता को मार दिया था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि मेरी माँ अपने पिता से प्रेम करती है, माँ सिर्फ मेरी है, ठीक है? ये कुछ इस तरीके के से था, अलग वे में था। और लास्ट टाइम हम बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे कि कैसे क्या क्या होता है, किसी पिता के लिए कितना मुश्किल होता है ये चीज, क्योंकि नेचर जो है उसको बनाया कुछ और है, माइंड उसको सिखा रहा है कुछ और है। और हेल्दीली अगर इस चीज को हेल्दी वे में नहीं वो उसको प्रोसेस कर पाता है, तो वो पिता को भी अलग दिक्कत है, बच्चे को भी अलग दिक्कत है। अब जैसे ये है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई लड़का है, मेल किड है, उसका पहला प्रेम क्या होती है, माँ होती है। फ्राइड महोदय का जो थ्योरी है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो यही दर्शन है फ्राइड महोदय का इस बारे में। तो सबसे पहला अटैचमेंट किससे होता है, मदर से होता है। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होने लगता है, मदर को क्या होता है, छीन लिया जाता है उससे, अंदर एक वाइड बन जाता है ना, एक साइकोलॉजिकल वाइड, एक अधूरापन हो जाता है, जिस मदर को वो हमेशा खोजता है। तो जब भी मदर की क्वालिटी वाली किसी भी स्त्री को देखता है तो उसके माइंड में बड़ा रिस्पेक्ट पैदा हो जाता है, आप झुक जाता है उसके आगे। तो अब आप स्त्री हो अगर, ठीक है, अगर आपके में भी, आपके चरित्र में ये शक्ति है कि आप में ठहराव है, आप में ये मैच्योरिटी है कि आप इतना ऑनर, इतना रिस्पेक्ट कमांड कर पाओ कि अगला अपनी माँ से जो है कंपेयर कर पाए आपके, तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है। और आप जो है ना एकदम टाइप से किए जा रहे हो, तो लड़का क्या करेगा, जो भी लड़का होगा वो क्या करेगा, आपको, आप जिस लायक हो आपको उसी लायक समझेगा। अगर आप में वो अपनी मदर का छवि देखेगा तो कितना भी बिगड़ा लड़का होगा ना, वो क्या हो जाएगा, आपको बहुत सही से और रिस्पेक्टफुली आचरण करेगा। और आपको देखेगा हरकतें एकदम टाइप सी ग्रेड की करते हुए, है ना? तो क्या होगा, फिर वो आपको उसी लायक समझेगा और उन्हीं चीजों का साधन समझेगा, बस यार तुम हो यही, खाओ पियो फेंको वाला हिसाब, ठीक है? तो ये जो देख रहे हैं ना अधूरापन, ये अधूरापन एक साइकोलॉजिकल वाइड क्रिएट करता है मेल्स में, जिसके कारण मेल्स जो होते हैं ना, लड़कियों का पीछा वगैरह करते हैं ना, प्रेम करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, उनको आकर्षण महसूस होता है। ये सब पूरा साइकोलॉजिकल जो है, ये सिस्टम है ऐसे करके बना हुआ कि उसको बचपन से उसका प्राइमरी केयर गिवर छीन लिया, तो अब उसको लगता है कि जीवन में केयर और आराम जो होता है ना, वो वहीं से मिलता है, तब वो उस वे में जाता है। तो ये नॉर्मल नेचुरल सी बात है, लेकिन सबके साथ, सर ऐसा बोले तो सबके साथ ऐसा ही होता है क्या? नहीं।
अपनी चॉइस की भी कुछ पावर होती है, ठीक है। नेचुरली आप जैसे नेचुरली मान लीजिए कि मेरी हाइट नहीं बढ़ती है, नेचुरली मेरे पापा लंबे नहीं है, मम्मी लंबे नहीं है, और हमने बहुत स्टडी किया कम एज में कि हाइट बढ़ने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जिम्मेदार है, और उन स्टडी फैक्टर्स को लगा करके हमने अपने ऊपर लगाया, हाइट बढ़ गई मेरी, ठीक है। कुंडली में लिखा हुआ है इतने उम्र पे ऐसा होगा, इतने उम्र पे वैसा होगा, इतने उम्र पे वैसा होगा, बाय डिफॉल्ट चल रहा है तो वैसा होते जा रहा है, बाय डिफॉल्ट नहीं चल रहा है, हम कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं कि कुंडली में लिखा हुआ बदल जाए तो बदल जाएगा। तो समझे, तो ये बाय डिफॉल्ट की चर्चा है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर वो अधूरापन वाली वो चीज नहीं है, वो नहीं जेस करेगा, है ना। फ्राइड महोदय ने कह दिया कि ऐसा है तो इस कारण से वो चीज होता है, तो जरूर सब कॉन्शियस लेवल पे ऐसा है, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे अगर कोई आदमी चेंज कर लिया है और अपने आप को परिपूर्ण और शांत महसूस करता है, उसको लगता ही नहीं है कि हमको कहीं जाने की जरूरत है, किसी को चेस करने की जरूरत है, हमको या जीवन में सुख जो होता है स्त्री से मिलता है, वो सब भरम से उठ गया है ऊपर। तो फिर क्या है, उसमें चेस खत्म हो जाएगा। अब एक चीज आते हैं, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, पाया गया कि स्त्रियों में ये जो है फेनोमेनन ये ज्यादा पाया जाता है, क्यों, है ना। जैसे स्त्रियों में कुछ कुछ चीजें, इसका कुछ कुछ रिवर्बरेशंस आप लोग देखते होंगे कि नहीं, पुरुष कभी स्त्री का नहीं हो सकता है ना, स्त्री का दर्द स्त्री ही समझ सकती है, पुरुष कभी नहीं समझेगा। तो ये क्या है ना कि जो यहाँ पे मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड मदर से अटैच्ड है, तो फीमेल चाइल्ड जब आपके मदर से अटैच्ड है, तो क्या लग रहा है वहां पे एक सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, हम लोग इसमें पढ़े थे ना, इसमें जस्टाल्ट पे पढ़े थे कि जो चीजें सिमिलर है वो लगता है कि सेम है ना। तो इसके हिसाब से क्या लग रहा है कि मदर और मैं जो है सिमिलर हूँ, मेरा स्किन, मेरा बॉडी, मेरा ये टाइप जो है ये सिमिलर है, तो एक उसके तरफ वो चीज है, जबकि फादर और ब्रदर क्या है, दे आर डिफरेंट, वो हमसे डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो बच्ची क्या हो जाती है, मदर से नजदीक हो जाती है, और फिर क्या होता है कि उस बच्ची का या उस लड़की का जो इमोशनल सपोर्ट का सिस्टम होता है, जो अंडरस्टैंडिंग का सिस्टम होता है, वो फीमेल्स के पास होता है, ठीक है, चाची होगी, मामी होगी, जो भी होगी, बहन होगी, ननद होगी, जो भी होगी, तो उनके पास ना वो अपना साइकोलॉजिकल जो है ना वो ओपननेस होगा उनका, वो वहां पे एरिया होगा। जबकि मर्दों के साथ क्या होगा, व्यापार का रिलेशन होगा, हमको खुश रखता है कि नहीं रखता है, मेरा काम करता है कि नहीं करता है, जिस भी तरह के व्यापार है, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, या अन्य किसी भी प्रकार के व्यापार है, लेन देन वाली जितनी भी तरह की बात है, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, तो वो रिलेशन होता है। क्यों, क्योंकि आप समझते ही नहीं हो कि पुरुष भावना को समझने के लायक है। अब क्या हो रहा है, जो वाइड क्रिएट हो रहा है आपके मदर से, आप भी बड़े हुए मदर से दूर गए, तो माँ को तो हर कोई मिस करता है, लड़का है या लड़की है, तो वो एक वाइड क्रिएट होता है। वही जब टर्न अराउंड होकर के, है ना, सिमिलर चीज अगर जो है वैसे लगे कि माँ के जैसे अंडरस्टैंडिंग है लड़की कोई सामने, वो माँ के जैसे बहुत केयरिंग है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, तो क्या होता है कि लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड में ये चीज बहुत ज्यादा ना, बहुत मतलब कई दफा पाई जाती है ऐसी चीजें। अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा लगता है, लेकिन सिगमंड फ्राइड की नजर से देखिए तो अगर आपको रोमांटिक इंटरेस्ट भी है किसी महिला में, किसी महिला को महिला में, तो उसको भी यही कहेंगे, ठीक है। तो वैसी चीजें जो है वो होने लगती है। तो क्या हो जाता है कि महिला मित्र की महिला मित्र में जो है आपस में प्रेम संबंध जैसी चीजें, तो इस तरीके की कैसे इसने जो है इस व्यू पॉइंट को, इस दर्शन को डिस्क्राइब किया इन चीजों को सिगमंड फ्राइड महोदय ने, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट में देखा था। आप बताइए कि अनकॉन्शियस जो है वो क्या है, चेतना से परे है या चेतना के अंदर है। चेतना के अंदर नहीं है सर। चेतना के बाहर है, ठीक है। अब कोई याद है, कोई मेमोरी है बहुत ज्यादा पेनफुल है, इतना ज्यादा पेनफुल है कि दिमाग खराब हो सकता है या बॉडी खराब हो सकता है, नस फट सकता है, ऐसा तो नहीं कि खत्म हो गया, कहाँ चला गया, वो रिप्रेस होके कहाँ चला जाता है, चेतना में। अनकॉन्शियस, हाँ अनकॉन्शियस में चला जाता है। तो अनकॉन्शियस में क्या है कि अनकॉन्शियस आपका पूरा हिस्ट्री है, ठीक है, आप जो भी किए जीवन में अच्छा बुरा, ठीक है, सुख दुख जितना भी काटे, अब एक टाइम पे जो है ना आपको एहसास हुआ कि अरे यार हमने, हमको जो भी दुख हो गया था जीवन में बहुत ज्यादा, अगर वो दुख मेरे चेतना के हिस्सा में रहा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जो सुख है, ठीक है, उस सुख को भी कई बार क्या होता है कि भूतकाल का सुख जो होता है ना, जब वर्तमान और भविष्य में निकल जाएगा तो हम लोग का काटा हुआ सुख हो सकता है, इंसानों का, वो खराब कर सकता है।
तब इंसान कितना भी सच्चा हो, कितना भी धार्मिक हो, वो क्या होता है, झूठ का रास्ता चुन लेता है। क्यों? क्योंकि भाई झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, चीज़ों को मैनेज करना है। अब जो बीत गया, अब आगे सँभालना है, अब अच्छा करना है तो झूठ बोलो, वो पूरा झूठ बोलो। वो झूठ बोलने के लिए उद्यत कहाँ से होता है? उसका माइंड ये कहता है कि रिप्रेस करो, मिट्टी डालो, खत्म करो। रिप्रेस होके कहाँ जाता है? अनकॉन्शियस में। अब किसी दिन आ गया कोई सपना, ठीक है? अब जैसे किसी दिन कोई सपना आ गया, अब एक दिन किसी का हमको मैसेज आया, क कहाँ हो, क्या हो, ठीक हो? हमने बोला है, क्यों इसका मैसेज आया? अरे हम सपना देखे थे कि तुम्हारा माथा फूट गया है, ब्लड निकल रहा है ऐसे-वैसे। बोले नहीं हम ठीक है। तो क्या था कि उस व्यक्ति का हमसे कोई संपर्क नहीं, है ना? कोई मतलब नहीं, कोई लेना-देना नहीं। कितने सालों के बाद जो मैसेज आता है, या कहाँ हो, क्या हो, क्यों? क्योंकि एक ड्रीम ने क्या कर दिया, उस मेमोरीज़ को ये कर दिया, रिप्रेस्ड मेमोरीज़ को निकाल दिया। अब वो व्यक्ति क्या है, रात में जाग कर के रोने-वोने लग गया, तबीयत खराब हो गया, फ़ीवर-वूवर हो गया पूरा। हर एक वो चीज़ जो रिप्रेस की हुई थी, वो सब क्या हो गई, उजागर होकर के सामने आ गई। तो फिर जो है, हमने भी बोला कि हाँ ठीक है बस, उसके बाद हमने कुछ नहीं पूछा। क्योंकि क्यों किसी के, है ना, रिप्रेस्ड लाइफ़ से वो चीज़ें निकाल कर कैसे? कोई आदमी है, कोई आपका दोस्त है, सखा है, ठीक है? बहुत बढ़िया दोस्त था, लेकिन वो आपको अदर वे में वांट कर रहा था और आपने बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा। बेचारे का डिप्रेशन हो गया। अब लाइफ़ में 5-6 साल बाद जो है, उसको वैसा आता है, फिर से वापस वैसा फीलिंग आता है कि भाई ऐसा-ऐसा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं। तो क्या रहता है कि केयर रह जाती है। लेकिन अगर आप उसको वैसे दिखाओगे, तो क्या हो जाएगा कि बहुत ही जीवन में खराब चीज़ें हो जाएँगी। अब हमको यही समझ में आता है, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं और ये वो चीज़ें दिखते हैं, तो हमको लगता है कि इतना लफड़ा क्रिएट क्यों करता है जीवन में, है ना? इतनी चीज़ें क्रिएट कर देता है, भाई झूठ का सहारा लेना पड़ा है, डिप्रेशन ये वो कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, कल को द्वंद डेवलप हो जाएगा, है ना? अगर ईमानदारी से कितना भी भगवान के आगे सिर के झुका लो, लेकिन तुम्हारे अवचेतना में, सबकॉन्शियस में तो वो चीज़ें वही की वही है ना? जो कर्म किया आपने वो तो वही का वही है। ये थोड़ी ना है कि आज पहले चोरी किया था, आज से चोरी नहीं किएँगे ना, पहले गलती हो गया था, अब से गलती नहीं करेंगे। तो करना ही क्यों है इतना कॉम्प्लिकेट? ऐसी चीज़ें ही मत करो जो पब्लिक में किसी के सामने बता नहीं पाओ, है ना? अपने माँ-बाप और अपने बच्चों को तुम बता ही नहीं पाओ कभी, है ना? ऐसी चीज़ें ही मत करो, सिंपल लाइफ़ रहो, क्लियर रखो, क्लियर कट बोलो, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, है ना? पूरा जीवन खुली किताब कैसे एक-एक मोमेंट बताया जा सकता है हर किसी को, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, है ना? ऐसे विवेक पे हम जगे हुए थे। तो ये जो है ना मेंटली फिट और क्लियर रहने का फंडा है, करेज, ठीक है? तो ये इस वे में जो है ना सिगमंड फ्राइड महोदय ने देखा। सिगमंड फ्राइड महोदय भी वैसे ही वो बोलते थे हमको कोई लेना-देना नहीं, है ना? आदमी को जब देख रहे हैं इतना परेशानी हो रहा है, जी रहा है कुछ और, अंदर कुछ और है, सबकॉन्शियस में कुछ और, ये कुछ और है, सब में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पगला रहा है, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, बेहोश हो रहा है, मुँह से झाग फेंक रहा है। तो दया नहीं आता उस आदमी पे? कौन आता है उस आदमी को बचाने के लिए? हैं? जो जब वो स्थिति हो जाती है आदमी की, दुनिया में कोई इलाज ही नहीं था उसका। सिगमंड फ्राइड पहले आदमी थे जिन्होंने वो मॉडल निकाला और बोला कि देखो अंदर इतना जो है ना सड़ांध बन गया है कि बेचारा आदमी जो है गिर करके जो है काँपने लगता है और मुँह से झाग फेंकने लगता है। यानी कि उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। और वो क्रिएट किसने किया? स्वयं उसने। अगर वो होता, वो सोचता है कि कभी हम आदि मानव हुआ करते थे, है ना? पूरा का पूरा जंगल जला दिया करते थे, पूरी की पूरी बस्ती को काट दिया करते थे, हमको जो चाहिए था उसके लिए, तो उसको वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है? तो हमको ये देखना है कि कभी हम उतने बर्बर थे, है ना? मुंड के मुंड, वो था ना तैमूर लंग, दिल्ली में नरमुंडों का दीवाल बना दिया। तो भाई हम वैसा तो कुछ नहीं ना कर रहे हैं, किसी का कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपना फ़ायदा कर रहे हैं और अपना फ़ायदा तो हम जम के करेंगे, है ना? वो चीज़ है, वो तो हम करेंगे, हमको करने से कोई नहीं रोक सकता। धरती पर के सबसे स्वार्थी आदमी कौन? तो हम। तो हाँ, बस यही है कि अपने स्वार्थ में नुकसान नहीं करना है, तो फिर ठीक है, खुश रहो आप जीवन में। समझ गए पूरा इसका कहानी सिगमंड फ्राइड महोदय का। उनके हिसाब से अगर सिगमंड फ्राइड आपके सामने बैठे होते, तो वो ऐसी ही बातें कर रहे होते, दुनिया को मार गोली, ठीक है? अच्छा चीज़ें करो, खुद का मानसिक स्वास्थ्य सही रखो और अन्य लोगों का भी रहने दो। तुमको गॉड बनने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमको डॉग बनने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमको ह्यूमन बने रहना है, ठीक है? ईगो पे भी फैसला मत लो, सॉरी, इड पे भी मत लो, सुपर ईगो पे भी मत लो। पर्सनलाइज़ करके चलो चीज़ों को। तो इड, ईगो, सुपर ईगो भी जो हम लोगों ने देख लिया, क्या है, कैसे है।
अब इसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बहुत कम जगह पे चर्चा में आता है, लेकिन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी आप लोग लिख लीजिए। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हम लिखाए हैं क्या? नहीं, केवल बोल के रह गए थे। आप लोग देखिए तो कॉपी में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लिखाए हैं। क्या देखिए ना, बताइए ना, कोई देख के लिखा है कि नहीं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? सर का बोले, एक बार रिपीट कीजिए तो ये लोग हल्ला कर रहे। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखिए तो लिखा है कॉपी में क्या? ठीक है, 1 मिनट। ईयरफोन वगैरह लगा लीजिएगा थोड़ा, ये सब कोई टॉपिक है अल्टर सा। ठीक है, जब फ्राइड पढ़ाएं, साइको एनालिसिस पढ़ाएं, ओडिपस और ये सब, तो बढ़िया से कान में ईयरफोन वगैरह ठूस के लगा लीजिए, क्योंकि है ना, है ही ऐसा चीज कि हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। लिखा और है सर। नहीं लिखा है ना? अब देखिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का क्या है, क्योंकि आप लोग के पास बुक भी नहीं है, सबके पास बुक रहता तो हम बोलते हैं कि भाई बुक में पढ़ लो, उसके बाद नहीं समझ में आता पूछना हमसे। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या सरप्लस है, ठीक है, वो उसके बॉडी से बाहर निकला हुआ है। और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो उसके बॉडी के अंदर है। तो इससे क्या होता है ना, इसको कहा गया है, ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये नाम है, ठीक है, और ये बिहेवियर का नाम है, पीनिस एनवी कहते हैं इसको। तो फ्रायड महोदय ने ये कहा कि जो महिलाएं होती है, उसको इस बात से जलन होती है कि भाई के पास जो है ना ये ऑर्गन है, तो मेरे पास क्यों नहीं है, फादर के पास ये ऑर्गन है, तो मेरे पास क्यों नहीं है। इसका मतलब है कि मैं उन लोगों से कम हूँ, ठीक है, दे आर सुपीरियर। अब उनका जो है सोशल स्टेटस, और उनका जो है, जो देखते हैं कि पावर है परिवार में ये वो, तो उनको सुपीरियर वे में देखा जाता है ना, कि वो सुपीरियर है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है, सॉरी, अनकॉन्शियस माइंड क्या समझता है कि दे आर सुपीरियर बिकॉज दे आर हैविंग दिस ऑर्गन, ठीक है, तो दे आर हैविंग दिस ऑर्गन, उनके पास ये ऑर्गन है, इसीलिए वो सुपीरियर है। अब इसका एक इको देखिए, इको मतलब कैसे ये थाउट में ट्रांसलेट होता है। एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, ये है ना समाज में, इसको किससे देखा जाता है? परफॉर्मेंस इन बेड। अब लो, कैसे आया ये वर्ड? क्या पुरुष होने का मतलब सिर्फ यही चीज है? नहीं। तो पौरुष और मर्दानगी का अर्थ सिर्फ जो है ना, ये बेड पे परफॉर्मेंस कैसे आ गया, क्यों? ये इसके डीप को समझिए। कल्चर जो है ना बहुत पहले से बना है, रिलीजन बाद में बना है, लेकिन कल्चर सबका एक टाइम पे सिमिलर ही था, वहीं से सबने दिशा अलग अलग पकड़ी है। किसी का कोई रिलीजन बन गया, किसी का कोई रिलीजन बन गया, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो बहुत पहले से था। तो ये जो है ना, उसने बोला कि अब स्त्रियों को ये लग रहा है कि ये जो चीज है ना, ये कुछ बड़ी खास चीज है, जो केवल पुरुषों को है, हमें नहीं है। तो इसके कारण एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। इन्फीरियर मतलब हम कम हैं, इनके पास ये है, वो क्या है कि पावरफुल है, वो ज्यादा है, ये होने से क्या होता है, पावर हो जाता है शरीर में। इस तरह की मानसिक चीजें जो है वो कल्चर में चली आए थे। अब सिगमंड फ्राइड को आप ऐसे मत समझ लीजिए कि आसान आदमी है। सिगमंड फ्राइड बहुत हैवी आदमी है। उसके किसी भी कथन को कोई हल्केपन में कह सकता है कि नहीं गलत कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। जब आप सिगमंड फ्राइड को आप पढ़िएगा कि वो कितना वेल रेड आदमी था, वो कितना तह तक जाने वाला आदमी था, उसकी गहराई का ना, कहते हैं समुद्र की गहराई एक समय पे रुक जाएगी, लेकिन सिगमंड फ्राइड की गहराई नहीं रुकेगी। तो उसके बाद का बहुत वेट था सिगमंड फ्राइड का, पूरे कल्चर और ह्यूमन के इतिहास को पढ़ गया था। जब फ्राइड पे आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा ना कि ये आदमी ह्यूमन बिहेवियर को तब से पढ़ा है जब से आदमी जो है ना बंदर था। और उस टाइम की केव पेंटिंग से लेके मॉडर्न आर्ट तक का हर एक पीस, हर इरा का जो है ना वो उसके रूम में था, उसका घर एक म्यूजियम की तरह लगता था सिगमंड फ्राइड का। तो लोगों को लगता था शौकीन है थोड़ा आदमी, है ना, शौकीन मिजाज का है। लेकिन सिगमंड फ्राइड को क्या दिखाई पड़ता था? उस कला के माध्यम से वो साइकोलॉजी पढ़ता था उस समय का। पूरे इतिहास के पन्नों की जो है ना अलग अलग समय पे अलग अलग आर्टिस्ट का पेंटिंग है, मूर्तियां हैं, वर्क ऑफ आर्ट है बेजोड़ सब दुनिया में नामी सब, पूरा उसका घर जो है आर्ट गैलरी की तरह दिखाई पड़ता था। तो लोगों को लगता है कि नहीं फ्राइड जो है ना शौकीन व्यक्ति है। फ्राइड क्या करता था,
टाइम में पीछे जा करके लोगों की साइकोलॉजी को समझता था और समाज को समझता था, और समाज को समझने का अच्छा तरीका क्या है? एक हिस्ट्री और दूसरा आर्ट्स। इसीलिए सिगमंड फ्राइड को हिस्ट्री और फिलॉसफी का बहुत जबरदस्त नॉलेज था। तो वो ना एकदम अलग ही थे श्रीमान। तो जब वो ये बात कहते हैं ना कि ऐसा ये चीज़ है, तो इसको हम लोग स्टूडेंट मान करके या खुद को रिसर्चर या प्रोफेसर मान के ना नहीं कहते हैं कि नहीं सर सिगमंड फ्राइड गलत बात बोल दिया, गंदा बात बोल दिया। अगर आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं तो आप बहुत इमैच्योर हैं, ठीक है? आप खुद अपने बौद्धिक जड़ता से पीड़ित हैं कि नहीं मेरी बुद्धि जो कह रही है अच्छा नहीं लग रहा है सर ये सब सुनने में, तो हम नहीं सुनेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। उस पे मत जाइए, जो कहा जा रहा है वो देखिए, उसका दृष्टिकोण देखने का कोशिश कीजिए। तो ये जो इनवी वाली चीज़ है, तो अब क्या है कि स्त्रियों को चाहिए ये चीज़। अगर ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अगर ये मिल जाए तो पावरफुल एहसास हो। नेचर चेंज होता है विवाह के बाद। जब ये ठीक है, सबकॉन्शियस क्या कह रहा है कि जो है ना पुरुषों के पास ये चीज़ है इसीलिए पावरफुल है। अगर ये चीज़ हमको मिल जाए तो हम भी पावरफुल हो जाएँगे। विवाह के पहले जो लड़की दब्बू थी, ठीक है? जो नहीं बोलती थी, जो अंडर कॉन्फिडेंट थी, जो ये थी, शादी होने के बाद जो है ना वो फुल कॉन्फिडेंट हो गई, दुर्गा रूप में आ गई। अब जो है ना, अब वो फैसले ले सकती है, अब वो चीज़ें कर सकती है। वही लड़की जो शादी के पहले, है ना, अपने प्रेमी को हाँ नहीं बोल पाई, ऐसे-वैसे नहीं कर पाई, 2-3 बच्चा की माँ बनने के बाद अब उसमें इतना हिम्मत आ गया कि अब जो है ना हम मन करेगा तो हम भाग जाएँगे, कोई नहीं रोक सकता है हमको। कहाँ से आ गया? साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट वो चीज़ क्या डेवलप हुआ, यही है, ठीक है? पी फॉर पेनिस, पी फॉर पावर। साइकोलॉजी ऐसे सोचता है। पुरुषों को एक चीज़ कहा जाता है, ठीक है? हम लिख रहे हैं और लिख कर के मिटा रहे हैं, आप लोग मत लिखिएगा, है ना? असभ्य वर्ड है बोलने का तरीका। ये दम यहीं क्यों होता है? छाती और कलेजा में क्यों नहीं बोला जाता है? बाजुओं में क्यों नहीं बोला जाता है? समझे? इसी कारण से। तो हम लोग के कल्चर के जो इकोज़ हैं, जो शब्द हैं, उसको जब आप देखेंगे, गौर करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपको ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देगा, ठीक है? अलग रूप में, शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में, और ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देगा, पीनिस एन्वी भी दिखाई देगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब क्या है कि सिगमंड फ्राइड के महोदय के हिसाब से अब वो फीमेल साइकोलॉजी को ज़्यादा जानते होंगे, तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से ये है कि ये चीज़ की वांट होती है। और क्या होती है कि ये जितना ज़्यादा मिलेगा हम उतना ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। तो जो मैनिपुलेटिव महिलाएँ होती हैं, ठीक है ना? या जो जिसको समझ लीजिए कि जिनके मल्टीपल जो है ऐसे करके जो इस चीज़ के लिए बहुत फ्री है कि हमको जितना ज़्यादा मिलेगा, जहाँ-जहाँ से मिलेगा हम लेंगे। उनका एक अलग हिसाब है, उनकी एक ढीठता अलग है। उनमें एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस और ढीठता और गैंगस्टर वाला उनमें वो चीज़ पाया जाएगा। पूरा दुनिया उलट का पलट कर देंगे हम, है ना? तो उनको जो है किस शब्द से समाज संबोधित करता है वो तो आप लोग भी जान रहे हैं। एक पेशा भी है उस शब्द से जुड़ा हुआ जो असामाजिक माना जाता है। तो सब चीज़ों को मिला करके ना सिगमंड फ्राइड यहाँ तक पहुँचे कि उनके पास जो चीज़ नहीं उनको लगता है ये चीज़ मिल जाएगा तो हम पावरफुल हो जाएँगे, ठीक है? सबकॉन्शियस रूप से या अनकॉन्शियस रूप से, जिस भी तरीके से ये चीज़ें हिट करके। अब चूँकि ये अनकॉन्शियस रूप से होता है, तो हम आपको बोलेंगे तो आप बोलिए सर ऐसा नहीं होता, ये तो फालतू बात है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शसनेस के ज़ोन में हैं। अनकॉन्शियस ज़ोन में जो होता है वो प्रेशर और वो फ़ोर्स और वो प्रेशर जो है ना वो वहीं रहता है, लेकिन हम लोग के बिहेवियर को वो गाइड करता है, समझे? वो सामने नहीं आता है, वो अंधेरा में डार्क में छुपा हुआ रहता है। तो जब हम लोग के कॉन्शियस में हम लोग की चेतना में है ही नहीं, तो हम लोग को थोड़ी ना पता चलेगा कि हम लोग उससे गाइडेड हो रहे हैं बिहेवियर से कि नहीं हो रहे हैं। कभी-कभी अगर आप बहुत माइंडफुल हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस को कभी-कभी आप पकड़ सकते हैं। तो अब देखो, मेल और फीमेल का, मेल को क्या चाहिए? मदर से जो वाइड मिला, ठीक है? जो अधूरापन मिला, जो खालीपन मिला, उसको भरना है। फीमेल को क्या चाहिए? पावर। इसीलिए जो है ना, फीमेल्स पावरफुल मेल की तरफ जो है ना नेचुरली एग्रेसिव हो मतलब जो है ना आकर्षित होती है, बैड बॉयज़ काइंड ऑफ पीपल। अब जैसे मेरे साथ ये है कि हम कभी-कभी शॉर्ट फ़िल्म सब में भी छोटा बहुत एड फ़िल्म ये सब में भी हल्का-फुल्का काम किया, कुछ शूट होके रह गया, कुछ जो है निकल भी गया, लेकिन लुक-वुक हमको अपना कई बार चेंज करना पड़ा। तो हम 2 लुक में दिखाई पड़ते हैं, कभी एकदम बैड बॉयज़ एग्रेसिव वाले लुक में और कभी एकदम क्यूट ना स्वामी टाइप का वैसे लुक में। मेरा ओरिजिनल जो नेचर है, मतलब अगर हम अपने आप की बात करें,
कि रियली हाउ आई एम एज अ पर्सन, तो वो स्वामी वाला ही है, वो मासूम और वैसे वाला ही है। लेकिन हमने क्या नोटिस किया, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फ्रेंड्स रही हैं, दोस्त रही हैं, सबको जो है ना वो बैड बॉयज वाला। हम सबसे पूछते थे कि अच्छा हमको ये बता, या मूछ दाढ़ी ऐसे कर रख ले या क्लीन शेव रख ले। हमको पता है कि मेरे ऊपर क्लीन शेव अच्छा लगता है, हम खुद को वैसे ही पसंद करते हैं, हमको लगता है कि हम जैसे हैं अंदर से, हम वैसे दिखाई पड़ते हैं। पर सब कुछ ये था ना, वो मूछ और गबरू वाला और वैसे वाले, वो गुस्सा वाला, जो मेरा ट्रॉमेटिक वाले जोन में जो मेरा अंदर से निकलता है डेविल, सब लड़कियों को वो पसंद आता है। और हम क्या होते हैं, हम बिल्कुल दूर। भैया हम डेविल नहीं हैं, ठीक है? जब हम हैं ही नहीं तो तुम्हारे पसंद आने से क्या हो जाएगा, है ना? वो हम डेविल नहीं है, हम एक शांत और एक अच्छा नॉर्मल सीधा-साधा बंदा है। अब सिचुएशन वैसा डेविल मेरे अंदर पैदा कर देता है तो हम क्या करें? तुमको उस डेविल से आकर समझ आता है तो भैया आप दूर रहो। वो मेरा टेम्परेरी एक फेज़ है। आई एम नॉट दैट डेविल पार्ट। तो ये एक चीज़ है, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है, पावर से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना? पोजीशन से। स्त्रियाँ सबसे ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रही है? वो किसी आदमी के बारे में अगर 10 आदमी से सुन ले, हर आदमी देख रही है कि हर आदमी उसका रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है? हर आदमी उसके बारे में अच्छा बोल रहा है। सामने में तो बोल ही रहा है, पीठ पीछे भी चर्चा हो रहा है, तो उसके मन में खुदबुदी लग जाएगा, भाई कौन है ये बंदा? ठीक है? ये चीज़ हम खुद के अनुभव से भी कन्फर्म करते हैं। अगर आपका रिस्पेक्ट अच्छा है लोगों में, आप समाज में आपका रिस्पेक्ट है और आप बहुत मार्वेलस और बहुत अच्छे से कहे जाते हैं, तो उनको खुद लगेगा कौन है ये बंदा? ये कहाँ से आया? पावर के नोशन से। तो वो खुद आपकी तरफ अप्रोच करने लगते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं ऐसे-वैसे। मेरा ऑफ़िस में 1 साल बीतने में हम किसी जो है ना कलीग से बात नहीं किए थे। हमको क्या मतलब, गए काम किया, आ गए। तो 1 साल बाद ऑफ़िस में मेरा कंप्लेंट डाल दिया गया था कि ये हम लोगों से बात नहीं करता है, और हमको बुला कर के ऑफ़िसर ने क्लास लगाई थी। क्लास नहीं लगाई थी, मतलब पूछा सामने बिठाया कि आप इन लोग से बात नहीं करते हैं? बातचीत भी नहीं करते हैं? मतलब क्या कुछ ऐसा एरोगेंस जैसा है क्या? हम बोले नहीं सर, कभी मौका नहीं लगा। आदमी भी चुप, वो लोग भी चुप। हम बोले नहीं, मौका नहीं लगा। सामने ही बात कर लिया, सबसे हाथ मिला लिया, हेलो मेरा नाम ये है, आप कौन? आप ऐसे, ऐसे, बस हो गया बात खत्म। तो ये जो है ना पावर, पावर जो अट्रैक्ट कर रहा है उनको। अब ये अपने ऊपर मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है? आपका बिहेवियर नेचर हो सकता है अलग हो जाए, हो सकता है आपको एक काइंड और एक अच्छा व्यक्ति पसंद हो, है ना? जो कि जेन्युइन व्यक्ति हो। लेकिन जो अनकॉन्शियस है, वो क्या कर रहा है? यहाँ से गाइड हो रहा है और वो पावरफुल वाले ज़ोन में वो चीज़ आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि डेविल और वो इस वे में दिखाया जा रहा है कि भाई बंदा ये होगा बड़ा पावरफुल, है ना? ये बहुत कड़क बंदा होगा। ये तो जो है ना, मतलब मेरा जितने एक्सपेक्टेशन है, सिर से ले मतलब पैर के नाखून से सिर के बाल तक, और जीवन में जितना भी एक्सपेक्टेशन है, सबको जो है ना, ये गज़ब पूरा करेगा। तो वहाँ पे आप कई बार मात भी खा जाते हैं लोगों में। तो जबकि सही बंदा क्या होता है, मतलब नॉर्मल अच्छा बंदा है, वो शांत रहेगा, बहुत नॉर्मल रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है जीवन में लुक्खापनी करने की। रूल्स को तोड़ने से ज़्यादा मजबूत बंदा वो है जो रूल्स को फॉलो करके जी रहा है, ठीक है? तोड़ना आसान है, ईगो के अंदर आकर के, सॉरी ईड के अंदर आकर के। लेकिन जो बंदा पूरे कलयुग में रूल और धर्म पे खड़ा है ना, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया इन्फ्लुएंसर, वो असल हार्ड बंदा वो होता है। लेकिन दुनिया क्या समझती है, उसको बेवकूफ़ समझती है। समझती है कि ये तो भोला है, ये तो बच्चा है। मेरा सबसे ज़्यादा मज़ाक उड़ाया है लड़कियों ने, क्योंकि हम सिगरेट और शराब नहीं पीते हैं। पता नहीं हमको आस-पास कितनी लड़कियाँ मिले, सब की सब शराबी और सिगरेट पीने वाली जो है दिखाई पड़ती है हमको। कितना परीक्षा मेरा जो है मेरी दोस्त लोग ली है शराब और सिगरेट माँगे, भाई हम नहीं पीते हैं। हम दूध पीने वाले आदमी हैं, ठीक है? गुड़ डाल करके बस। तो इसे लेकर के मेरा इतना मज़ाक उड़ा है ना कि हम क्या बोले? कि ये जो है ना, जब भ्रम टूटता है कि पार वाला है, तो बोले नहीं, बचकाना चीज़ है। एक ओरल स्टेज आप लोग पढ़े होंगे। तो हम यही कहते हैं, जिसका ओरल स्टेज में है ना थोड़ा गड़बड़ रहता है, उसी को जो है ना मुख से प्लेज़र चाहिए, उसी को पीना है शराब और सिगरेट, हम लोगों को नहीं चाहिए। मेरा नहीं है, मेरा किसी भी स्टेज पे डेवलपमेंट में कोई फ्लॉ नहीं है। तो अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है? एक आता है प्री। अब बोलिएगा सर कि इतना आप ये बोल रहे हैं ऐसे-वैसे, पूरा समझने का ही चीज़ है सिगमंड फ्रायड में। अच्छा बोलिए तो किताब कितने लोगों के पास आ गया? 1 सप्ताह तो हो गया होगा किताब की चर्चा हुए। सर गए थे पर क्या बोला कि अभी नए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। मतलब किताब वाला सब पता नहीं कैसा है। सर उसमें तो आपके लिखवाए हैं ना, बहुत सारा बुक है, तो जो ज्यादा जरूरी है ना वही पहले बता दीजिए ना। ये सब में तो अरुण कु कौन सा। अरुण कुमार सिंह का जो है ना सामान्य मनोविज्ञान है ना आप लोग के पास? और नहीं है तो सामान्य है, सामान्य में है।
हाँ, तो सामान्य मनोविज्ञान एक ले लीजिए। मेन जो साइकोलॉजी की किताब है ना, वो यही है। हम लोग का सिलेबस 90% सामान्य मनोविज्ञान ही है, समझ गए? ठीक है। वो ले लीजिए। एक रिसर्च मेथड की किताब ले लीजिए। रिसर्च मेथड की किताब अगर अरुण कुमार सिंह की मिलती है तो ठीक है, नहीं तो सुलेमान की भी ले सकते हैं, या नहीं तो जो भी किताब मिले आप दुकान में देख सकते हैं। रिसर्च मेथड के किताब में जल्दी आपको गड़बड़ी-वड़बड़ी नहीं मिलेगा। खाली एक काम कीजिएगा कि अगर किताब के लेखक में आपको कोई अपने कॉलेज या आस-पास के कॉलेज या डिपार्टमेंट के आस-पास के टीचर या उसका मिल जाए किताब तो मत लीजिएगा, ठीक है? मेरी चीज़ों को कोई अदरवाइज़ मत लीजिएगा और किसी टीचर को जाके बोल मत दीजिएगा। पर अपने डिपार्टमेंट या आस-पास के किसी व्यक्ति का मिले तो नहीं लीजिएगा, ठीक है ना? वो देख लीजिएगा राइटर का नाम, ऐसा नहीं पता चला कि भागलपुर के किसी कॉलेज का, स्कूल का या यूनिवर्सिटी का आदमी निकल गया या मुंगेर यूनिवर्सिटी का, मत लीजिएगा इस सब में किताब। पटना यूनिवर्सिटी का मिल जाए, ले लीजिएगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मिल जाए, ले लीजिएगा, ठीक है? किताब में लेखक का परिचय भी दिया होता है, तो अगर बाज़ार में गए, ऑफलाइन आप किताब देख रहे हैं, लेखक का परिचय थोड़ा देख लीजिएगा। हम बार-बार कहेंगे भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी के किसी भी राइटर का किताब नहीं लीजिएगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी के एक सीबीपी सिंह, पता नहीं आप लोग के टाइम पे थे या नहीं, बहुत पहले थे वो तो उनका किताब लिखा हुआ अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हमको लगता है शायद वो किताब लिखे ही नहीं है। अगर वो लिखते तो उनका किताब, अरुण कुमार सिंह की किताब का धज्जी उड़ा देता। तो बाकी वो चीज़ है, फिर बाद में जब हम किताब ले लेंगे, तब आप लोग ले लीजिएगा मेरा वो लिखा हुआ किताब जब लिख देंगे तो। 1 आध साल में तो लिख ही देंगे हम। ओइडिपल स्टेज, तो प्री ओइडिपल स्टेज में जो है ना, उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि भैया ओइडिपल स्टेज क्या है, ठीक है? ठीक है। तो ओइडिपल का मतलब क्या होगा? पहले लिख लीजिए इसको आप लोग, प्री ओइडिपल स्टेज, ठीक है? इसको लिख लें सर? हाँ, ये जो सामने लिखे है ना प्री ओइडिपल स्टेज, इसको लिख लीजिए। ये किसका स्टेज है? सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के स्टेजेस है। इसको लिखिए, सिगमंड फ्राइड की ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इसके कई चरण हैं, ठीक है, या कई स्टेज होते हैं, बस ये लिख लीजिए। है ना, इसके कई चरण होते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए 5 चरण होते हैं, ठीक है? लिख लिया सर। ठीक है, हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, देखिए लिबिडो कंसेप्ट है। अब लिबिडो जो है ना, इसके बहुत सारे अर्थ है, जैसे ईगो का बहुत सारा अर्थ, ठीक है? अब देखिए जो मार्केट में लिबिडो का अर्थ है, लिबिडो बढ़ाने वाली दवाइयां, ठीक है? मार्केट में ये अर्थ है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को जो फोर्स बढ़ाती है या घटाती है, उसको, उस फोर्स को लिबिडो कहते हैं। ये मार्केट में अर्थ है। मार्केट अर्थ बता दिए। हम लोग के सब्जेक्ट में अर्थ कुछ और है। अब देखिए हम लोग के अर्थ में अर्थ क्या है। हम लोग के इसमें अर्थ है साइकिक एनर्जी, साइकिक लाइफ एनर्जी, जो साइकोलॉजिकल एक एनर्जी है लाइफ को क्रिएट करने का, वो इस वे में है। और मार्केट में आप लिबिडो बोलिएगा तो क्या बोलेगा, गंदा बात कर रहा है, ठीक है ना? तो फ्राइड के टर्म्स को समझना जरूरी है, फ्राइड को समझने से पहले नहीं। तो फ्राइड को समझने से पहले ही आप फ्राइड के विरोधी हो जाएंगे, है ना? विरोध करना है तो समझिए और मेरिट पे विरोध कीजिए और तगड़ा विरोध कीजिए।
लेकिन बिना मेरिट के ना, कि केवल वर्ड का अर्थ नहीं पता है। किसी ने साइकिल बोला, ठीक है, तो उस साइकिल का अर्थ था चक्र, और आपने क्या निकाल लिया, बाइसिकल, है ना, जो चलाते हैं साइकिल, और उस पे आप उससे लड़ बैठे, तो ये तो बेवकूफी है ना, वो बेवकूफी नहीं करनी है। लिबिडो का क्या है, साइकिक लाइफ एनर्जी, ये भी आप लिख सकते हैं, ये इसका अर्थ है हमारे केस में। अब इसके बाद एक कंसेप्ट होता है इरोजेनस जोन्स। इरोजेनस, इसको वर्ड बाय वर्ड हम तोड़ेंगे। अब देखिए, अगेन इसका जो मार्केट में अर्थ है वो क्या है ना, ऐसे जगह जहां छूने से तन बदन में आग लगना चालू हो जाती है ना, ये होता है इरोजेनस जोन मार्केट में। तो वो कहा गया है कि मेल बॉडी के लिए अलग अलग है, फीमेल बॉडी के लिए अलग अलग है, तो वहां पे इरोजेनस जोन्स का ये मतलब है, ठीक है, कि जो है ना, कि जो है ना, तड़फड़ाने लगा शरीर एकदम सेक्सुअल नीड के लिए, कि एकदम हाइपर हो गया कि नहीं अब तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा वाला, तो वो कहलाता है इरोजेनस जोन्स। पर हमारे मार्केट वाले डिफिनेशन में वो है, हमारे साइकोलॉजी की डिफिनेशन में वो नहीं है। हमारे साइकोलॉजी की डिफिनेशन में वो है, ईरो मतलब इरोस। इरोस का ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति, ठीक है। तो इरोजेनस जोन, जेनस का मतलब होता है जेनरेशन, यानी जहां से शुरू होती है, जेनस, शुरू होने वाला, जहां से लाइफ फोर्स जो होती है ना, शुरू होती है, ठीक है। लाइफ के फोर्सेस जो है, मतलब फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स का मतलब हो जो चीज किसी चीज को आकार दे, जो चीज आकार दे, ठीक है। गाल पे लगा दिया बहुत जोर का फोर्स, ठीक है, गाल का आकार बदल गया, समझे। खोपड़ी पे लगा दिया, पूरा कस के फोर्स लगा दिया, खोपड़ी का आकार बदल गया। तो जो चीज आकार दे या फिर बदल दे, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स, ठीक है। तो लाइफ फोर्स, कि जिसने लाइफ के प्रारूप को बदल दिया। अब जैसे टॉयलेट लग जाता है आपको, ठीक है, आप क्लास में बैठे हैं, जोर से लग गया एकदम, कुछ नहीं सुनने का मन करेगा, यहाँ क्या करेंगे, आप यहीं पे डिवाइस रख जाएंगे, चुपचाप जो है अपना फोर्स को रिलीज करेंगे, उसके बाद आकर के जो है बैठ जाएंगे। क्या था वो, लाइफ फोर्स था, लाइफ से जुड़ा हुआ एक फोर्स था जिसको आप रोक नहीं सकते। तो फोर्सेस क्या करती है, शेप करती है हमारे बिहेवियर को और हमारे डेवलपमेंट को। जब बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा देखिएगा, लेटरिन लगेगा, तुरंत पैर पटकेगा, फट से पैंट खोलेगा, कोई नहीं देखेगा सामने कौन है नहीं है, और जो है लंगू पंगू होकर के एकदम दौड़ने भाग जाएगा कोको कर लिए हुए, और उसके बाद जाके बैठ जाएगा। उसके बाद वो रिलैक्स महसूस करेगा, आप उधर से उसको देखोगे क्या रे, तो हंस देगा उधर से है, और उसके बाद आराम से वो नंगू पंगू होकर के आ जाएगा। अब आप उसको ज्यादा चिढ़ाओगे तो आपके ऊपर गुस्सा आएगा कि क्या मजाक है, मतलब उसको लगेगा कि क्या नॉनसेंस वाला, इसमें मजाक करने वाला क्या बात है, हमको प्रेशर लगा था हम जाके कर लिए, अब तुम इस पे हमको चिढ़ा क्या रहे हो, कैसे करके भागा। तो उसके लिए बड़ा एलियन चीज है, उसके लिए बहुत रूडनेस है, और उसके लिए क्या है कि जो भी बड़ा आदमी है, जो भी भैया या मौसी जो भी, उसको वैसे करके कनखी मारता है, क्या रे नंगा है, चला दौड़ के एकदम, एकदम तुरंत चला गया, पाकिस्तान जा रहा है दौड़ के देखो, एकदम बम गिराएगा अब जाके, ऐसे ऐसी चीजें आप करोगे, आप लोग हंसोगे, और बच्चों को लगे क्या नॉनसेंस बात करता है ये लोग, है ना। प्रेशर था जाके रिलीज किए, तो इन लोग के लिए वही हंसी का विषय है, अजीब बात है। अब लगेगा तो जाएंगे नहीं, हम क्या वहीं पे कर देंगे, वहीं पे करेंगे, तो फिर हमको अलग बोलता है कि नहीं यहाँ पे कर दिया, पेंट में कर दिया। तो बच्चे की दुर्गति है, सोच रहा है बेचारा कि कई साल से भी लोग बड़ा आदमी है, खाली हमको डांटते रहता है, बेवकूफ बोलते रहता है, खुद हरकत करता है ऐसी नॉनसेंस वाली। बच्चे के नजरिए से क्या हुआ, आपने देखा ही नहीं। तो ये जो है ना, तो ये क्या था, एक फोर्स का एग्जाम्पल था, जब आपके बॉडी से चीजें निकलती है वो एक फोर्स के वे में। लेकिन वही बच्चा क्या हो जाता है, धीरे धीरे ट्रेन होते होते जब डेवलप हो जाता है, तो इस फोर्स से वो कम परेशान होता है, दो दो तीन 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 दिन तक जो है ना इस फोर्स को वो रोके रह सकता है। तो इसमें एरोजेनस जो जोन्स है, तो वो ऐसे जोन्स हैं बॉडी के, शरीर के, वो ऐसे अंग है जहां से ऐसे फोर्सेस पैदा होते हैं, ये वो जगह है, ठीक है। एरोजेनस का अर्थ वो है। अब एरोजेनस का दूसरा जो अर्थ है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है ना, एरोजेनस जोन्स में कुछ कुछ जगह ऐसे बताए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से जगह, तीन जगह बताए गए, एक मुख, ठीक है, उसके बाद गुदाद्वार, एनस,
और तीसरा कहते हैं फैलिक स्टेट, जिसमें जेनाइटल्स कहते हैं, ठीक है। जेनाइटल्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपका। ये 3 जगह जो है ना सुख पाने का बताया गया। लाइफ फोर्स कहाँ से जनरेट होता है? लाइफ लाइफ जनरेट कैसे होता है? जीवन जैसे जीवन जनरेट होता है कामना से, इच्छा से, डिजायर से। सुख पाने की डिजायर से जीवन जो है उत्पन्न होता है। गर्भ में जो आता है कोई भी बच्चा, वो कहाँ से आता है? माता पिता में क्या हुआ? सुख पाने की कामना हुई, लालसा हुई, तो फिर एक लाइफ क्रिएट हुआ। तो वही जो प्लेजर है ना, इसीलिए प्लेजर को लाइफ फोर्स कहा गया। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि प्लेजर ही लाइफ फोर्स है। अब जिसमें सुख पाने की कामना नहीं होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके लिए नहीं फर्क पड़ रहा है, उसको उस चीज से बहुत बड़ा, और क्या बोले कि जिसको कहा जा रहा है मीडिया में, समाज में, जिस सुख के पीछे दुनिया पागल है कि धरती का शायद सबसे बड़ा सुख वही है, वो कोई आदमी हो, मान लीजिए हम ही एग्जाम्पल के रूप में, उससे 1 लाख गुना ज्यादा प्लेजर वो अपने बॉडी और माइंड में महसूस कर चुका है। 1 लाख टाइम्स। एक बूंद भी नहीं है, मतलब समुंदर पीने वाले को तुम जो है ना एक बूंद ड्रॉप अगर पिलाओगे, तू हंसेगा ही ना तुम्हारे ऊपर, बोले देखो क्या एक बूंद पिया है, हम तो समुंदर पीने वाला है भाई, ठीक है। उतना ज्यादा डोपामिन अगर सिस्टम में जिसके रिलीज हो रहा है, अगर उतना ज्यादा आनंद में है, मगन में है, वो हर समय जो एक्सटेसी के स्टेट में है, मतलब उस प्लेजर का जो मैक्सिमम पॉइंट है उससे 10,000 1 लाख गुना ज्यादा प्लेजर में है, और उस प्लेजर के स्टेट को कंट्रोल कर रहा है वो कि बाहर ना आ जाए मेरा। और उसमें ना वो ऐसा नहीं है कि कमजोर है या फिर वो चीज है पूरा दिमाग ऐसे वैसे हो गया, बहुत शांत है, बहुत एकांत में, बहुत स्थिर है, और उसके सामने उसको दुनिया का हर प्लेजर छोटा लग रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने शांत और एकांत की रक्षा करेगा, ठीक है, मेलों में जाने से, या फिर जो है स्त्री प्रसंग करने से, या इन एक्टिविटीज में जो है ना फालतू के शामिल होने से, मेरा ध्यान देने का उसको पॉइंटलेस लगेगा, है ना। उसको कोई अप्रोच भी करेगा ना, तो वो प्यार से अच्छे से बात कर लेगा, उसको बेबी वाला वो चीज दे देगा, बच्चा को जैसे नहीं, कैसे वो एक वैसे करते हैं वैसे, तो आदमी को भी लगेगा है हम बड़ी अप्सरा बन के, मतलब पूरा दुनिया मेरे पीछे ये है, ये हमको बच्चा की तरह हमको ऐसे कर दिया, साला आज तक कोई ऐसा पुरुष नहीं था जिसके पीछे हम डोरा डाले वो। तो ये जो चीज है ना प्लेजर, प्लेजर क्या करती है? बिहेवियर को वो चीज करती है। तो जैसे कहते हैं ना, किसी को फकीर को देखे होंगे, है ना, किसी कोई जो फकीर हो जाता है ना, कोई पीर या कोई क्या बोलते हैं सूफी संत हो जाता है, या कोई कबीर हो गया, ऐसा हो गया, उसको क्या प्लेजर मिल जाता है? उसको वही प्लेजर मिल जाता है, और फिर वो दुनिया में हर प्लेजर को छोड़ देता है। उसको न चप्पल से मतलब है, न उसको कपड़े से मतलब है, बारिश पड़ रहा है, मच्छर काट रहा है, कुछ नहीं। वो अंदर में एक चीज है, ठीक है, इतना ज्यादा आनंद है ना कि बताया नहीं जा सकता है कि कितना मगन है बंदा अंदर से, बाहर से नहीं दिखाएगा। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। तो वो जो है ना भीतर वाली चीज, तो इसके कारण क्या हुआ कि अब जब आप उस स्केल पे पहुंच जाएंगे ना, तो फिर ये ना तो ओरल रहता है, ना एलस एनल रहता है, ना फैलिक स्टेज रहता है, सारा प्लेजर उसके सामने बेकार है। तो आप हो गए शांत आदमी और बढ़िया आदमी, ठीक है, जो कि पजामा की तरह नहीं चेक करेगा प्लेजर की चीजों के पीछे भागते हुए, ठीक है। तो ये जो 3 जगह बताए गए, 3 एरोजेनस है। हाँ मामा, हम खाएंगे पर अभी क्लास चल रहा है, अभी फोन रखते हैं, आएंगे 10 मिनट में। ठीक है मामा। तो देखो, ये जो एरोजेनस जोन्स है, ये 3 प्रकार के एरोजेनस जोन्स की सिगमंड फ्राइड ने तलाश की है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का थ्योरी हम ही बदलने का ठेका लिया है अपने जीवन में। चौथा हम निकालेंगे इसके, चौथा जोन में, जो कि ब्रेन के अंदर मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में, जिसमें जब लग जाता है ना एक बार आग, तो दुनिया का सारा सुख पीछे छूट जाता है, सारा चेस बंद हो जाता है, सब कुछ का पीछा करना छोड़ देता है, इतना संतुष्ट हो जाता है ना जीवन में कि किसी को बताया ही नहीं जा सकता है कि क्या चीज हो गया। तो पहला जो जगह है वो माउथ, मुख। सुख कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है ना, माउथ, हिंदी में मुख लिख सकते हैं, है ना। मुंह से सुख शुरू हो रहा है। बच्चा जो है जब पैदा हुआ, उसके सुख का आधार क्या है? उसका साधन क्या है? मुख है। वो क्या करता है? स्तनपान करता है, उससे उसका पेट भरता है, ठीक है। अब दूध ऐसी चीज है जो कंप्लीट चीज है ना, उसमें मिठास भी है, लैक्टोज है, मिठास से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, सब कुछ है। तो उसके शरीर को सुख का जो एहसास होता है वो दूध से ही होता है।
ठीक है? तो उसके कारण जो है ना, देखिएगा जो लोग को दूध पीना बहुत पसंद है या बहुत लंबे टाइम तक दूध पिया है, अब जैसे है ना कि हमको लगता है कि हम कितना साल नहीं भी तो कम से कम बचपन से लेके 20 साल तक लगातार हम दूध पिए हैं, ठीक है? जब माँ का दूध छूटा था 5 से 6 साल तक तो माँ का ही दूध पिए हम क्योंकि इकलौता संतान हम थे। उसके बाद जब दूध छूटा था मेरा तो गाय का दूध पिए हैं। गाय के पास जा करके हम गाय का दूध मुँह लगा करके जो ऐसे पी लिया करते थे और गाय भी वैसी थी कि मारती नहीं थी हमको। उसके बाद जब दम आया तो गार के पी लिया करते थे और फिर जब समय आ गया थोड़ा स्कूल में हो गए, सभ्य हो गए, तो उसके बाद जो है ना जब गाय दूहने आता था तो जाके खड़े हो जाते थे गिलास लेकर के कि नहीं भाई 1 गिलास तो हमको चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से करते हुए चाहे कच्चा दूध, चाहे पका हुआ दूध कैसे भी करते हुए 20-22 साल तक जो है ना लगभग उम्र तक हम लगातार पिए हैं। तो उससे क्या हो गया है दूध के प्रति मेरा डिपेंडेंसी और मेरा प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि हमको दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता है दूध के अलावा, है ना? कोई शराब, कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ भी चीज़ जो है ना हमको सब फालतू लगता है। मतलब भाई दूध पियो, पूरा शरीर में जो है पूरा मन, तन, शरीर सब में मज़ा आ जाता है। तो बच्चे की मेंटालिटी से सोचिए कि उसके सुख का साधन क्या था? ओरल स्टेज था। तो ओरल स्टेज जो है ये कहाँ से माउथ है, माउथ से क्या शुरू होता है? पहला जो जगह है एरोजेनस जोन्स में, यहाँ से शुरू होता है ओरल स्टेज, मौखिक चरण, ठीक है? ये कब से कब तक रहता है? स्टेज का टाइम याद रखना ज़रूरी है, 0 से 1 ईयर तक, यानी जन्म लेने से 1 साल तक, समझ गए? अब जी देखिए सर। फिक्सेशन जो होता है, अब इसको समझिए, एक चीज़ होता है फिक्सेशन, फिक्सेशन क्या होता है? आपका साइकी जो है ना उसी स्टेज पे फिक्स रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया, आपको वो सुख कम मिला जीवन में। तो आपका ब्रेन स्क्रीनशॉट रख लिया अपने अंदर में, अनकॉन्शियस में कि हमको ये सुख कम मिला है। तो वो क्या होगा, हर सुख जो है ना मुँहे से प्राप्त करना चाहेगा। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा, तो क्या करेगा? ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाएगा। पेटू जिसको बचपन में दूध कम मिला है, ठीक है? जिसको स्तनपान का सुख कम मिला है, मुँह से जो है उसको बढ़िया-बढ़िया खाना और वो चीज़ नहीं उसको मौखिक सुख कम मिला है, तो मुख के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुखों का भोग करने की कोशिश करेगा जिसमें कि स्मोकिंग भी है, ड्रिंकिंग भी है, नाखून चबाना है, ओवर ईटिंग है और कुछ अप्राकृतिक यौन क्रियाएँ भी शामिल हैं। तो ये क्या है ओरल स्टेज के फिक्सेशन का नतीजा है। जब साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा प्रोफ़ेशन है ना कि अब अग आप उस प्रोफ़ेशन में नहीं भी है, जैसे हम नहीं हैं साइकोलॉजिस्ट, हम क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है और नहीं हम करेंगे आगे जाकर के क्योंकि हम एक बार जब किए थे क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो मेरा जीवन का इतना बेजोड़ बैंड बज गया था ना, कि हमको लगा भैया हमसे ना होगा। हम उस फ़ील्ड में जीनियस थे, उस चीज़ में। तो मेरे पास भीड़ जमा होने लगा और वो भीड़ जो शिकायतें लेके आया ना, वो शिकायतें इतनी डार्क हुआ करती थी कि मेरा कलेजा फट जाए देख कर के। हम थोड़ा हैं वैसे ना मतलब इकलौता संतान थे बचपन से, तो घर में रामायण, महाभारत ये सब पड़ा होता था। मम्मी-पापा को फुर्सत नहीं हुआ हमको मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पे समय देने का। तो मेरा परवरिश उन किताबों को पढ़ के हुआ। तो मेरा वैल्यू सिस्टम थोड़ा वैसा हो गया। अब जब हम ऐसी डार्क चीज़ों को ना देख रहे हैं, तो मेरा तो कभी हृदय का बैंड बज जाता है, कभी माथा का बैंड बज जाता है कि साला ये सब क्या हो रहा है? कैसे कर रहा है? और ये सब आदमी मेरे सामने में बैठा है और हमको इससे दया दिखाना है? अरे यार! उसके बाद कोई आदमी ना हमको समझ रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नॉलेज है, तो उसके अंदर कुछ ना डार्क डिज़ायर्स हैं। उसको पूरा करने का ट्रिक जानने मेरे पास आ रहा है कि नहीं आप ट्रिक बताइए, आप अगले का माइंड को डिकोड कर दीजिए। और हम भी वैसे ही हैं। तो अच्छा तुमको ट्रिक जानना है बेटा, तुम किसी का मासूमियत का फ़ायदा उठाएगा रे, हमसे आके पूछेगा, इतना हिम्मत। तुमको पता है कि हम कितने मतलब धर्म पे कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम जाने नहीं देंगे उसको उस रास्ते, ठीक है? वो तुमको है कमाना खाना है वो चीज़ करना है। तुम किसी लड़की का मासूमियत का फ़ायदा उठाने के लिए सोच रहा है इम्प्रेस कैसे करेंगे? ये हमको बता देंगे बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, इनकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, ये हमको ट्रिक बता देंगे। ट्रिक बताएँगे हम तुमको। तुम्हारे मन में हम गंदगी देख लेंगे तो तुमको हम निकाल देंगे वहाँ से। साफ-सुथरा माइंड रहेगा तब भले ही हम तुमको हेल्प कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में। तो वही चीज़ें जब हम देखने लगे ना, हम बोलते भाग हटाओ यार इन लोग को मतलब क्या बोले आदमी एकदम कचरा है पूरा। या तो एकदम घटिया शिकायत लेके आता है ना, तो अपने घटिया डिज़ायर्स लेके आता है, वो भी मेरे पास। हम टूटा हुआ चीज़ को बनाने के लिए बैठे हैं, कि कोई कामधेनु नहीं ना है कि सबका इच्छा पूरा करेंगे तुम लोग का। तो यही देखो जो जैसे अब फिक्सेशन के केसेस में आते हैं, तो नाखून चबाने वाले बच्चे आएँगे, वहाँ तक ठीक होगा। थोड़ा स्मोकिंग ड्रिंकिंग तक आएगा, वहाँ तक ठीक होगा। अब माथा कब खराब होता है ना, जब शादी के बाद जो है पार्टनर मिला है, उसमें ओरल फिक्सेशन है और वो अप्राकृतिक तरीके से चीज़ों को करने के लिए आदमी को फ़ोर्स कर रहा है।
अब अगले पार्टनर की दुर्गति समझिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कितना घिनौना काम उसको करने के लिए कह रहा है, उसमें ओरल फिक्सेशन नहीं है लेकिन अगले में ओरल फिक्सेशन है। अब जबरदस्ती वैसी चीज है, मतलब उल्टी हो जाने जैसा मन करे, तबीयत खराब हो जाए, ऐसी प्रोफेशन को करके ही क्या करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है ना केसेस जो है ना, ये उधर वाले ही चीजें आती है साइकोलॉजी और ये वाली चीजों में। मोस्ट ऑफ द केसेस 80% केसेस जो है ना वैसी ही चीजें आती है, जो कि आपको देखने सुनने जानने का मन नहीं करेगा। दो यार क्या ये लोग, मतलब कौन ने इसको बता दिया इन लोगों की दुनिया में सुख केवल यहीं पे है? मेरे पास आओ ना यार, ध्यान में बैठो, डेली 1 घंटा मेरे साथ में बैठो, 40 दिन में हम तुमको बता देंगे जीवन में सुख क्या है, फिर मेरे तरह हो जाओगे एकदम सुखी एकदम। किसी को तुमको ना पीछा करने का मन नहीं करेगा। तो, लेकिन वो हम एज ए साइकोलॉजिस्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में इन चीजों को पागलपन कह दिया है। दूसरी चीज होती है, तो देखो फिक्सेशन का मतलब क्या हो गया, दिक्कत। तो ये लिख लीजिए आप लोग, ऑरल स्टेज 07। फिक्सेशन में एक लिख लीजिए, नाखून चबाना, नाखून चबाना, स्मोकिंग, पुड़िया खाना। देख रहे हैं मोहल्ला में जो है सब अजय देवगन बना फिरता होगा, जुआ केसरी, बोलो जुआ केसरी। आप लोग के पास में है कि नहीं अजय देवगन सब मोहल्ला में, बहुत है। है ना? तो बस वही है, पूरा मुंह में डालेगा जुमा केसरी अजय देवगन और खोजते रहेगा तब्बू को, कोई तो मेरी तब्बू मिल जाए, तब मेरा अजय देवगन बनने का शौक पूरा हो जाए। तो ये क्या है बेटा, ऑरल स्टेज पे फिक्सेशन है। अब ऑरल स्टेज फिक्सेशन क्या क्या और फॉर्म्स में नहीं हो सकता? हाँ, किसिंग के लिए ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब है बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एकदम, जो है ना, किसी को भी किस ले रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, अब सब कॉन्शियस रूप में जो है वो चीज आ रहा है। पता किया बचपन के बारे में तो पता चला कि नहीं, बचपन में जो है ना माँ को कुछ परेशानी थी ऐसे वैसे, तो इसके कारण जो है इसको ब्रेस्ट फीडिंग का सुख नहीं मिला है। तो उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस है, तो इसीलिए फिक्सेशन पढ़ना जरूरी है कि किस स्टेज पे फिक्सेशन होने से क्या बिहेवियर दिखाई पड़ता है। तो ये चीज है। ये जो हम आपको बोले ना कि कोई हमको बोलता है कि सर आप सिगरेट क्यों नहीं पीता है, तो हम उसको यही बताते हैं कि भैया हम ओरल स्टेज पे फिक्सेटेड नहीं थे, हम 5-6 साल तक माँ का दूध पिए हैं, हमको कुछ भी वैसा चीज ना ओरल सुख की कमी नहीं है, ठीक है। तो मेरा नेचर ही बिहेवियर ही नहीं है कि अपने आप मेरा झुकाव नहीं हुआ उस तरफ, ठीक है। अब इसके बाद है एनल स्टेज। एनस, एनल मतलब होता है एनस, एनस का मतलब होता है गुदा द्वार, ठीक है। अब इससे भी सुख मिलता है, कैसे सुख मिलता है? जब प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है, टॉयलेट जब जाते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है तो क्या होता है, सुख होता है ना। पहले मुंह से खाए अच्छा लगा, उससे सुख हुआ, पेट भरा उससे सुख हुआ। दूसरा क्या हुआ, जो गंदगी शरीर से निकला तो क्या हुआ, सुख हुआ, रिलैक्स हुआ। देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग टॉयलेट से आते हैं तो बड़ा हल्का लगता है, बहुत सही, बहुत रिलैक्स लगता है, वो कितना सही लग रहा है, कितना शांत हो गया, आवाज आवाज होता है रिलैक्स, हम लगता है थोड़ा देर लेट रहेंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो वो जो बहुत बढ़िया लगना है वो क्या है, वो प्लेजर है, आपका एरोजेनस जोन है। एनस जो है क्या है, एरोजेनस जोन है, जहाँ से लाइफ फोर्स पैदा होता है। तो वहां से जो है ना वो फोर्स, प्लेजर का फोर्स पैदा हो रहा है, तो वो जो है आपको बढ़िया लग रहा है। तो अब ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, एनल स्टेज किससे जुड़ा हुआ है? 1 2 3 का मतलब 1 साल से लेके वाई लिख देते हैं बगल में, 3 इयर्स तक रहता है, ठीक है। तो इसमें जो फोकस रहता है, फोकस किस पे रहता है, टॉयलेट ट्रेनिंग पे रहता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग पे रहता है फोकस की, जो है ना आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, कभी पैंट में हो जा रहा है, कभी बेड पे हो जा रहा है, बिस्तर गीला कर रहे हैं, कभी जो है वो गिना दे रहे हैं, कभी जो गोदी लिया। अब ये चीज क्या है कि आप लोग कोई जानवर उनवर पालते हैं किसी भी तरह का, किसी के घर में है जानवर, गाय बकरी खरगोश, है ना, कुछ भी, कुत्ता, किसके घर में है? कोई है जिसके घर में है ऐसा कोई भी पशु? शर्माइएगा मत, बताइएगा। निखत के यहाँ है सर बकरी। है ना? तो कभी नोटिस किए हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं कि जैसे बकरी को जब आप जाकर के दुलार प्यार कीजिएगा तो पेशाब करने लगती है, ऐसा नोटिस किए हैं कभी निखत? गाय के पास जाके थोड़ा देर दुलार कीजिएगा तो पेशाब करने लगती है। कुत्ता को ज्यादा देर तक दुलार कीजिएगा उसको पॉटी लगने लगेगा, वो बैठ के ऐसे करने लगेगा जैसे उसको पॉटी लग रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। क्या होता है, एनल स्टेज, ठीक है। वो जानवर है, लोअर कंसिस्टेंस का है, ठीक है। तो वो क्या है कि वही चीज है। तो जैसे ही बहुत ज्यादा प्यार होगा, ये होगा, तो उन जगहों पर एनस में क्या होगा, उसके सेंसेशन होगा उन पार्ट्स में। तो सेंसेशन होगा तो क्या होगा, रिलीज होगा उसको,
तो कोई भी जानवर को आप छू रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और अगर जो है ना, नहीं है सर। हाँ, क्या बस हुआ? झाड़ू लगा के जब उसको बांध देते हैं ना तो वो कर देता है। हाँ, तो वो इसीलिए होता है कि जैसे हाँ, आप बस उसके पास मौसम है। जाते हैं, जैसे आप उसके पास जाते हैं, ठीक है, आप पास जाते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, तो उसको जो है ना उस गंदगी से मुक्ति मिल जाता है, और आप भी उसके पास आते हैं। तो बकरी बहुत इमोशनल जानवर होता है, सबसे इमोशनल जानवर बकरी को ही कहा गया है, साइंटिस्ट लोगों ने कहा। तो क्या होता है, वो ह्यूमन के इमोशंस को पकड़ता है, तो उसको बड़ा ओवरवेल्म्ड फील होता है कि अरे वाह, मेरा इतना केयर किया। जैसे लड़कियों को नहीं होता है, ओ वाओ, मेरा पति मेरे लिए इतना केयर कर रहा है, ओ माय गॉड, मैं मारी जावा। तो थोड़ा वैसा फीलिंग हो जाता है बकरियों को। तो क्या हो जाता है बेचारे का, एनल स्टेज वाला जो है ना, वो एक्सपल्सन के कारण, वो जैसे ही आप साफ करके आओगे, उसको इतना बढ़िया लगा, इतना खुश हो गया आपके ऊपर कि जो है ना तुरंत में उसका जो है ना वो चीज रिलीज हो गया, टॉयलेट। तो ये चीज होता है बच्चा का। अब देखिए है कि कोई-कोई व्यक्ति ऐसा है कि बच्चा जिसके गोदी में आता है, और आते ही उस व्यक्ति के, मतलब वो आदमी का शिकायत ये कि है, आपका बच्चा को हम गोदी लेते हैं तो एकदम जैसे हम गोदी लेंगे बस लैट्रिन कर देगा या पेशाब कर देगा। इसका मतलब है कि बच्चा उसको पसंद कर रहा है, उस व्यक्ति को, समझे? जिसको पसंद करेगा उसी के गोद में वो पेशाब करेगा, ठीक है? या फिर ये जो है पॉटी करेगा वहीं पे, जिसको पसंद नहीं करेगा वहाँ पे नहीं करेगा। वहाँ पे वो रोक करके रखता है, क्योंकि वो उसमें फ़ियर होता है, उसमें प्रेशर डेवलप होता है, और उस प्रेशर को रिलीज़ करने से वो डरता है। और उसके अंदर वो प्रेशर रिलीज़ कैसे होगा? जैसे वो प्राइमरी केयर टेकर के पास आएगा, समझे? तो यही वाला चीज़ है। ये जो रिलीज़ है ना, रिलीज़ किसका निशानी है? कम्फर्ट का निशानी है। और यही रिलीज़ बॉडी से जितने भी तरह के, चाहे सेक्सुअल फ्लूइड्स हों, यूरिन हो, या फिर आपका जो है क्या बोलते हैं, टॉयलेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और जो भी रिलीज़ होता है वो सब कम्फर्ट के कारण होता है। जब आप फुली कम्फर्टेड हो जाएँगे, तो अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं होगी। तो ये बॉडी का है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए 2 चीज़ हो गया। पहले तो ओरल स्टेज में सिर्फ़ एक चीज़ था कि ओरल स्टेज में अगर फिक्सेशन हो गया, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ है। एक है रोकना, ठीक है? और दूसरा है छोड़ना। 2 वे में जाएगा, 2 काम है इसका। तो जो रोकने वाला है इसको कहते हैं एनल रिटेंटिव, ठीक है? एनल रिटेंटिव, इसको अनल मत बोल दीजिएगा, नाम होता है आदमी का। कोई-कोई ऐसे लिख देता है तो बड़ा मज़ाक बन जाता है। अनल का मतलब होता है आग हिंदी में, और इंग्लिश में एनल का मतलब है गुदा से रिलेटेड। छोड़ना का मतलब हुआ एनल एक्सपल्सिव, एक्सपल्सिव। एक्सपल्सन का मतलब होता है बाहर छोड़ना। तो अब देखिए, एनल स्टेज में फोकस किस पे है? टॉयलेट कंट्रोल पे है। तो अब इसमें जो फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन जो होगा एनल स्टेज में, वो 2 कारण से होगा। या तो रोकने की प्रवृत्ति उसमें बन जाएगी, या तो निकालने की प्रवृत्ति बन जाएगी, ठीक है? 2 चीज़ है, समझे? बैलेंस क्या होता है? दोनों में कहीं पे फिक्स नहीं हुए। जीवन को जिए, जिस चरण को जिए, जो जी लिए, जो एक्सपीरियंस था कर लिए, फिर आगे बढ़ गए, है ना? उसको कोई एकदम गाड़ के नहीं रख लिया अपने अंदर। लेकिन फिक्सेशन का मतलब है कि नहीं, गड़ के रह गया, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हम फिक्स्ड हो गए उस जगह पे। तो एनल रिटेंटिव जो होता है, रोकने वाला, है ना? डरा हुआ प्रेशर में, तो ये बंदा क्या होगा, या बंदी जो भी है, ओवरली ऑर्गेनाइज्ड, जिसको बचपन में बहुत ज़्यादा पखाना रोकना पड़ा होगा। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, है ना? एकदम तरीके पे कायदे-आज़म होगा वो। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था, कायदे-आज़म। एकदम हर चीज़ कायदा से एकदम होना चाहिए, ठीक है? अब ये मत जा करके अपने घर के मेंबर को पूछ लिया कि बचपन में बहुत लैट्रिन रोके थे क्या आप? है ना? किसी घर के गार्जियन पेरेंट को जाके ऐसी चीज़ें मत पूछने लगिएगा, 2 थाप लगा देगा आपको। समझ गए? उसके बाद क्या होता है, ऑब्सेसिव होता है। ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेशन, जुनूनी, एकदम यही करना है तो करना है। ओवरली ऑर्गेनाइज्ड है, ऑब्सेसिव है। अब देखिए एक बात, होता क्या है कि जब महसूस कीजिए उस चीज़ को कि जब पॉटी लगा हो, तो क्या होता है? पॉटी के साथ-साथ जुनून भी आता है। आप रोके जा रहे हैं, रोके रख रहे हैं, दिमाग क्या हो रहा है? जुनून के स्टेट में जा रहा है। आप कितना भी शांत आदमी हो, उस टाइम पे कोई इरिटेट करेगा तुरंत रिएक्ट कर जाइएगा, कीजिएगा कि नहीं? उस टाइम पे कोई माथा खाएगा तो तुरंत रिएक्ट कर जाइएगा, रिस्पॉन्स नहीं कर पाइएगा सही से। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि जो है ना, ऑब्सेशन है ना? एक प्रेशर बन रहा है, उसको जल्दी से निकालना है, और यहाँ दूसरा काम हो रहा है। तो ये जुनूनी जो है ना, ऑब्सेसिव व्यक्ति होने लगता है। एक तो ओवरली ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरा ऑब्सेसिव। हिटलर ओवरली ऑर्गेनाइज्ड। हिटलर इतना ऑर्गेनाइज्ड रहता था ना, मतलब उसका देखिएगा आप फैशन का स्टाइल, मूंछ का बाल, ठीक है? बाल, सिर का बाल,
उसका कपड़ा का कफ लिंक किया, वो एक एक चीज परफेक्ट, ओवरली ऑर्गेनाइज। और अब मिलिट्री का बंदा, तो मिलिट्री में तो ओवरली ऑर्गेनाइज अगर आप हैं तो और अच्छा है, एकदम कट टू कट टाइट, एक एक चीज उसके आंख से जो है ना, उसकी नजर से, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से एक भी गलती नहीं होता था। तो दुनिया के सबसे जो है ना, मतलब इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर्स में से हिटलर का गिनती आता है, अच्छे गुणों की अगर बात करें तो। बुरे में तो क्रूर में आता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो ओवरली ऑर्गेनाइज्ड, उसके बाद क्या, ऑब्सेसिव। हिटलर को जो पाना था वो पा लिया, धरती पे नरसंहार मचा दिया पूरे एक जाति ज्यूज के अगेंस्ट में, ठीक है, यहूदियों का उसने कत्ल किया था। अब यहूदियों को मारने के पीछे बहुत सारा रीजन है। जो धर्म है ना दुनिया में, वो सब कहते हैं कि सूद खाना जो है ना वो हराम है, ठीक है। यहूदी के रिलीजन में सूद खाना हराम नहीं बताया गया, उसको बोला गया है, जैसे मान लीजिए कि हम अपनी गाय, मतलब हल अपना, मान लीजिए मेरे पास क्रिकेट बैट था, हम भाड़ा पे लगाते हैं, हम किसी को लगाए क्रिकेट बैट, वो यूज किया, 10 रुपया एक दिन का लेंगे हम, 10 रुपया लिए, हो गया। पैसा को भी यहूदी वैसे ही देखता है, पैसा को हम किराया पे लगाए, वो पैसा हम भी यूज कर सकते थे, खा सकते थे, तुमने उस पैसे का यूज किया तो उस पैसे का किराया भी तो दोगे पैसे के साथ में। तो ये व्यू पॉइंट है यहूदियों का। इस व्यू पॉइंट से आप देखिए तो कहीं से गलत नहीं है सूद खाना। जैसे संसाधन को आपने दिया किसी को, मकान किसी को रहने के लिए देता है, तो क्या बोलता है कि नहीं नहीं रहो अपना ही घर समझ के, किराया लेते हैं कि नहीं लेते हैं उससे। जब आपके संसाधन को कोई व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो संसाधन तो आपको लौटेगा ही, और साथ में इस्तेमाल करने का फीस होगा। तो ब्याज तो वही चीज है, सूद वही चीज है, कहाँ से हराम हो गया। तो ये एक बेसिक ये चीज हो गया। लेकिन इससे क्या हो गया समाज में पता है, इससे समाज में ये हो गया कि मेरा रिलीजन कह रहा है कि ये गलत बात है, ये हराम है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, तुम लोग गंदे हो गए, तुम लोग खराब हो गए, तुम लोग मतलब जो है ना शैतान के उपासक हो गए। और हम लोग की गरीबी के कारण, तो अब देखिए जो आदमी पैसा लगाएगा सूद पे, आपको 10 रुपया दिया और उसको इस्तेमाल आपने किया 10 रुपया को, वापस आपने 10 रुपया लौटा दिया, और उस पे 1 रुपया 2 रुपया जो भी है उसका अपना किराया जो है, वो तो दोनों के शर्त पे है ना कि आप कितना में मानते हो कितना पे, वो आपसे ले लिया। अब आपके रिलीजन में लिख दिया किसी ने कि नहीं ये गलत है, ये हराम है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो आप उसको बुरा मानने लगे। उसके दृष्टिकोण से देखिए तो हराम कहाँ है। जैसे आप मेरे मकान में रहते हैं तो रेंट देते हैं, है ना, पूरी दुनिया की सरकारें टैक्स ले रही है, सड़क पे चल रहे हैं तो आप उसका टैक्स ले रहे हैं, तो टैक्सेशन भी तब तो उस लॉजिक के हिसाब से हराम हो गया। नहीं, सब जगह ठीक है, लेकिन अगर पैसा के लेन देन में अगर 1 रुपया ज्यादा लेते हैं, उसका वो चीज लेते हैं, तो वो वहां पे हराम हो गया। तो इसके कारण ना वो दो भागों में बढ़ गया, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों एक ही धर्म से निकला है, और यहूदी जो है थोड़ा अलग था, व्यापारियों का वो चीज था। तो क्या होगा कि जब 10 रुपए के दे करके कोई 12 रुपया लेगा उसके बदले में, तो धीरे धीरे जो है कर्ज खाने वाले का धन तो उसके तरफ जाएगा ही, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, समाज में इतना धन था वो यहूदियों के पास जमा होने लगा, और जिसके पास धन रहेगा उसके पास पावर हो जाता है, राजा उसी की बात सुनने लगता है। अब जिसके पास धन रहेगा तो महंगाई भी अगर बढ़ी तो उसी के फेवर में, रईसी वो कर पाएगा, बाकी लोग गरीब हो गए। तो इसके कारण पूरे यूरोप में और पूरे मिडिल ईस्ट में जो है ना यहूदियों को बुरा समझा जाने लगा। अब इकोनॉमिक सिस्टम के वो राजा हो गए धीरे धीरे, पूरा संसाधन उनके पास इस कारण से जमा हो गया। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग को गलत नहीं मानते थे, बैंकिंग को एक ट्रेड मानते थे। अब जो बैंकिंग को गलत मान रहा है और जो ट्रेड मान रहा है, तो वो तो रिच होगा ही ना, रिच हो गया बंदा। अब रिच हो गया तो समाज कह रहा है कि देखो ये लोग हम लोग का खून चूस के रिच हो गया, पूरा संसाधन अपने कब्जा में कर लिया, इसको हम लोग मारेंगे, मार के छीन लेंगे। हिटलर उसी का एग्जाम्पल था। तो हम ये नहीं कह रहे कि हिटलर सही है या गलत है, जो भी है उस व्यू का और दूसरा व्यू ये भी था कि यहूदियों ने सारे संसाधन पे कब्जा करके बैठ गए थे। लोगों की मजदूरी इतनी नहीं थी दिन भर खटने के बाद कि 2 वक्त की रोटी वो एक पेट का खा सके, केवल अपना। 4 साल 5 साल के जो बच्चे होते थे, जो पैरों पे चलने लगते थे, जो माँ की गोद से उतर गए, 3 साल 4 साल के बच्चे, उनका भी, उनसे भी काम लिया जाता था। जो धुआं साफ करने वाला चिमनी देखते हैं ना, धुआं धुआं जिससे निकलता है फैक्ट्री में, वो सब में, उसमें उन सब बच्चों को रस्सी बांध के लटकाया जाता था कि उसमें बड़ा आदमी नहीं घुस पाए, ठीक है। नाली के पाइप में जो है ना, वैसे में उसको घुसाया जाता था, ब्रश लेकर के घुसता था और साफ करता था। तो ये 3 साल 4 साल के बच्चों की कहानी थी, 5 साल के बच्चों की कहानी। उनको होना चाहिए वैसे उस चिमनी में कालिख से पुता हुआ या नाली के अंदर घुसा हुआ, क्योंकि छोटे साइज का है तो घुसा हो। और फिर क्या, क्योंकि अब वो कमाने लगा है तो 5 साल का जो है ना वो मिस्टर हो गया। इसी से देखते हैं कि बच्चों के नाम में जो ना मिस्टर लिखाता है इंग्लिश स्कूल में आज भी। तो मिस्टर हो गया, अब वो मिस्टर वाला सारा काम कर सकता है। अगर बड़ों को देख रहा है फ्लर्ट करते हुए, उन चीजों में इन्वॉल्व होते हुए, तो वो भी इन्वॉल्व हो सकता है 5 साल की उम्र से। बच्चा का क्या होगा सोचिए तो।
जिसकी फिजिकल कैपेसिटी और वो चीजें डेवलप नहीं हुई है। सिगरेट पी सकता है, शराब पी सकता है साथ में बैठ के, क्यों? क्योंकि अब तुम इक्वल हो गए, अब तुम कमाने लग गए, सिटीजन हो गए। बताइए कितना ही दर्दनाक सिचुएशन था मध्यकाल का। तो ऐसी चीजें जो है उस टाइम पे हुई। तो हिटलर महोदय को आ गया गुस्सा, हो गया ऑब्सेसिव। बोला कि भाई पूरा यहूदी जाति को मिटा देंगे इन धरती पर से, साफ कर देंगे पूरा, जो है ना इसका जेनेटिक्स नहीं बचने देंगे हम, ये लोग के खून में खराबी हो गया। तो ये जो है ना एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी, हिटलर। अब दूसरा देखते हैं, आज यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करेंगे, फिर आगे के स्टेजेस देखेंगे, पांचों स्टेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो एनल एक्सपल्सिव, एक्सपल्सिव मतलब सब निकाल देना है। ये आदमी क्या होगा? मेसी, केयरलेस, पूरा दिल खुला हुआ है, जो आ रहा है ले जाओ यार, पूरा मेसी। बाल कहाँ जा रहा है, कपड़ा कहाँ जा रहा है, बिहेवियर कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं। जो पसंद आ गई वहीं घुलट गया, ठीक है, बस ढुल के जा रहा है एकदम, पूरा खुश है एकदम। तो ये क्या? एनल एक्सपेंसिव। एनल एक्सपेंसिव कौन होता है? पॉटी लगा, जरियो से लगा, जाके निकाल आया, जरियो से लगा, जाके निकाल आ गया, इस प्लेजर का आदत लगा लिया, ठीक है। बैलेंस क्या था? मॉडरेशन, रोक के भी नहीं रखना है, तुरंत तुरंत में निकालना भी नहीं, लेकिन तुरंत तुरंत में निकाल रहे हैं, तो क्या? केयरलेस। ऐसा आदमी क्या बनेगा? पर्सनैलिटी वाला बड़ा होकर के केयरलेस बनेगा, मेसी बनेगा, एकदम मेस्ड रहेगा पूरा, हुआ है ना, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है ना। देख के लायक ये तो बड़ा मस्त मौला है, फ्री है, लेकिन पता चलेगा कुछ टाइम बाद होता है तो बहुत केयरलेस है, गंदा संदा रहता है, ठीक है, मस्त रहता है, खुश रहता है, लेकिन पूरा केयरलेस आदमी है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दुनिया जा रहा है भाड़ में, कुछ पता नहीं। जब परिवार बन गया तो कह रहा है हम तो बहुत क्यूट और हम तो बहुत खुश रहने वाले आदमी है, हम तो आज तक किसी को दुख नहीं दिए। तो भैया तुम इतने केयरलेस हो कि कभी जिम्मेदारी समझे ही नहीं। जिम्मेदारी नहीं निभाए तो दुख में सबको दुख हुआ तुम्हारे कारण, है ना। पुरुष अगर नहीं खड़ा होगा परिवार में, केयरलेस की तरह करते रहेगा, तो सबके पीड़ा का कारण बनेगा ना वो। तो वही है। अब वो कहेगा नहीं हम तो बहुत सीधा आदमी है, हम तो कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम किसी का बुरा करते हैं क्या? देखो तो पैर में तेल लगा देते हैं, बच्चा को हाल चाल पूछ देते हैं, थोड़ा गाना गा देते हैं, हम तो इतना अच्छा आदमी है, हमको क्यों ये लोग बुरा करता है? वो आदमी अपने बारे में ऐसा सोचेगा, लेकिन है क्या वो? एनल एक्सपेंसिव, एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी है। तो आज कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग 3 स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। तो यहाँ पे अगर फिक्सेशन हो जाएगा, ठीक है, एनल स्टेज में, तो 2 तरह का फिक्सेशन होता है, एक होता है एनल रिटेंटिव और एक होता है एनल एक्सपेंसिव, एक्सपल्सिव, एक्सपेंसिव नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तरह के क्या होता है गड़बड़ी, वो देख लीजिए। अब सर नेट में कैसे आएगा क्वेश्चन? नेट में वो कहानी दे देगा पैराग्राफ टाइप से, बोलेगा क्या कि इस बच्चे में ये बिहेवियर दिया गया है, अब इसमें बताइए कि इसमें कौन कौन स्टेज पे फिक्सेशन होगा। हो सकता है किसी एक स्टेज पे, हो सकता है किसी 2 स्टेज में हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको। तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं, किन्हीं को कुछ पूछना है?